नमस्कार, मैं हूं ननीता। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 12 दिनों के विदेश दौरे के बाद राजधानी रांची लौट आए हैं। मुख्यमंत्री की यह यात्रा निवेश संभावनाओं के तलाश और राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से की गई थी। मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री के साथ 9 सदस्यीय उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी थे, जिसमें राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। वहीं मुख्यमंत्री ने स्वीडन और स्पेन की यात्रा के दौरान विभिन्न औद्योगिक समूहों, तकनीकी विशेषज्ञों और संभावित निवेशकों से मुलाकात की। इस दौरान मुख्य उद्देश्य झारखंड में पर्यावरण के अनुकूल तकनीक, स्मार्ट शहरों के विकास और हरित ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं तलाशना था। उन्होंने विदेशी निवेशकों को राज्य में मौजूद संसाधनों, कुशल श्रम बल और सरकार की उद्योग समर्थक नीतियों से अवगत कराया। सरायकेला जिला मुख्यालय में अक्षय तृतीया से भगवान श्री जगन्नाथ का रथ निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री सह स्थानीय विधायक चंपई सोरेन शामिल हुए। वहीं पूजा कार्यक्रम सुबह 11 बजे से प्राचीन श्री जगन्नाथ मंदिर में प्रारंभ हुआ। लगभग 12:30 बजे के आसपास पूर्व मुख्यमंत्री सह विधायक चंपई सोरेन कार्यक्रम में शामिल हुए। उनकी उपस्थिति में ही रथ निर्माण के लिए उड़ीसा कोणार्क से आए कारीगरों ने रथ निर्माण कार्य प्रारंभ किया। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्थानीय विधायक चंपई सोरेन ने कहा कि आज का दिन बहुत ही पवित्र दिन है। इस पवित्र दिन में रथ निर्माण कार्य प्रारंभ हो रहा है। यह काफी पुरानी मांग रही है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों के सहभागिता से सभी कार्यक्रम किए जाएंगे। सभी प्राचीन संस्कृतियों का संरक्षण करना हमारा दायित्व है। आज का दिन इस सरायकेला आज का दिन बहुत पवित्र दिन भी है और इस पवित्र दिन जो वर्षों से हम सबों का इच्छा था, रथ हम लोग बनाएंगे। आज से शुरुआत हो गया है और 40 दिन के अंदर में निर्माण हो जाएगा। इसलिए आज का पवित्र दिन में इस शुरुआत किया जा रहा है। इसके लिए सभी सरायकेला वासी, पूरा सरायकेला कोसावासी, देश के, हमारा प्रदेश के आज का दिन बहुत पवित्र दिन है। श्री श्री सार्वजनिक बजरंग अखंड अखाड़ा इमली चौक आदित्यपुर के उत्पन्न विवाद को लेकर दोनों पक्षों की बैठक आदित्यपुर थाना में थाना प्रभारी विनोद तिर्की की मौजूदगी में आयोजित की गई। वहीं बैठक में दोनों पक्षों को 3 दिन का मोहलत दिया गया कि वे अपने स्तर से विवाद सुलझा ले। वहीं इसके बाद दोनों पक्ष वापस लौट गए। गौरतलब है कि अखाड़ा कमेटी के अध्यक्ष भुगलू सोरेन ने बैठक कर 3 प्रस्ताव लाए हैं, जिसमें मंदिर संचालन के लिए मंदिर परिसर में दुकान बनाने को लेकर लाइसेंसी संतोष सिंह के भाई अजय सिंह द्वारा इसका विरोध किया गया था, जिसके बाद दोनों पक्षों द्वारा थाने में लिखित शिकायत की गई है। वहीं थाना प्रभारी द्वारा अगले 3 दिनों की मोहलत दोनों पक्षों को दे दी गई है। बैठक बुलाया गया था पक्ष विपक्ष की क्या बातें सुनने के लिए, तो यही निर्णय हुआ कि आप 3 दिन के बाद पक्ष विपक्ष वाले फिर से जमा हो और जो भी निर्णय हो सामाजिक रूप से हो और किसी तरह का अभद्र टिप्पणी एक दूसरे के खिलाफ में ना हो। जो भी बात हो थाना परिसर में रखा जाए, उसका निर्णय थाना परिसर का जी अब भी होगा उसके हिसाब से। किसके द्वारा आरोप लगाया गया था? मतलब दोनों पक्ष के तरफ से, मतलब वहाँ पर विरोध हो रहा था दुकान लगाने का। केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना की मंजूरी दे दी है। केंद्र ने कहा कि 1931 में आखिरी बार जाति जनगणना हुई थी। उसके बाद से अब तक जातिगत जनगणना नहीं हुई है। पहली बार 94 वर्षों के बाद केंद्र सरकार जातिगत जनगणना करने जा रही है। केंद्र के फैसले को झारखंड प्रदेश भाजपा ने स्वागत किया है। प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि फैसला स्वागत योग्य है। उन्होंने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ जाति जनगणना को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। सरकारें थी 1990 तक का वादा रखा था, तो कांग्रेस का पिछड़ा विरोधी स्वरूप तो हम देख ही चुके हैं।
और SC/ST को उन्होंने कभी अधिकार देने का प्रयास नहीं किया। बाबा साहब के विचार को देख सकते हैं। तो केंद्रीय कैबिनेट की जनगणना के साथ जातिगत कॉलम को, जो जाति के कॉलम को जोड़ने का निर्णय है, भारतीय जनता पार्टी इसका पूरा स्वागत करती है। लेकिन सवाल ये उठता है, हाई कोर्ट पर हम 15 बार आपको पहले भी बता चुके हैं कि कांग्रेस के तत्कालीन जो आदिवासी कल्याण मंत्री थे वी किशोर चंद्र देव, उन्होंने जो हमारे लोहरदगा के सांसद थे सुदर्शन भगत जी के प्रश्न के जवाब में कहा था कि जो जातीय माफ कीजिएगा जो सरना धर्म कोड है वो अव्यवहारिक है, वो हम नहीं दे सकते, लेकिन देश के आदिवासियों के लिए भारतीय जनता पार्टी उनके विकास के लिए कटिबद्ध है। हमने प्रिमिटिव ट्राइब्स का भी ख्याल रखते हुए 36,000 करोड़ की योजनाओं की लॉन्चिंग की है। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को हमने जनजातीय गौरव दिवस, शौर्य दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया है। और हम जनजातियों के लिए संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ चुके हैं। आदिवासी कल्याण मंत्रालय हमारी सरकार ने दिया था, तो वो सिर्फ बातें बनाते हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं वरिष्ठ भाजपा नेता अमर कुमार बावरी ने केंद्र सरकार द्वारा जातीय जनगणना कराने के निर्णय का हार्दिक स्वागत करते हुए इसे भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक निर्णायक एवं ऐतिहासिक कदम बताया है। वहीं उन्होंने कहा कि यह फैसला विशेषकर दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों के लिए आशा की नई किरण को लेकर आया है, जिनकी दशकों से अपेक्षा होती रही। उन्होंने यह भी कहा कि वर्षों तक सत्ता में रहे दल जातीय जनगणना की बातें तो करते रहे, लेकिन अब अमल का समय आया है तो उन्होंने चुप्पी साध ली। उन दलों के लिए यह एक आईना है जो केवल भाषणों में सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन निर्णय की घड़ी में कंबल ओढ़ कर सो जाते हैं। जातीय आंकड़े नीति निर्माण को अधिक पारदर्शी एवं समावेशी बनाएंगे और लोकतंत्र की जड़ों को मजबूती प्रदान करेंगे। वहीं अमर कुमार बावरी ने कहा कि झारखंड जैसे राज्य जहां सामाजिक विविधता गहरी है, वहां यह जनगणना सामाजिक संतुलन और न्याय की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगी। अंत में उन्होंने प्रधानमंत्री जी को झारखंड की जनता और अपने व्यक्तिगत स्तर पर धन्यवाद देते हुए कहा कि हम सभी वंचित वर्गों की भावनाओं को सम्मान देने हेतु प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय को सत सत नमन करते हैं। जोहार, नमस्कार। आज मोदी जी के कैबिनेट का एक ऐतिहासिक निर्णय आया है। जो अपना जनगणना होने वाला है, उस जनगणना में जातीय जनगणना भी शामिल कर दी गई है। जातीय जनगणना के माध्यम से दलित, वंचित, शोषित, आदिवासी, पिछड़े उनके गणना का कार्य करके उनके जातिगत व्यवस्था में उनके पिछड़ेपन को आगे बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माननीय मोदी जी ने और उनकी सरकार ने लिया है। मैं उनका अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ जो लोग सिर्फ इस भावना को लेकर के राजनीति करते थे, भाषणों में ही सिर्फ अपने सिमट के रह जाते थे, उनके ऊपर भी एक करारा तमाचा है। मोदी जी देश की भावना के साथ और अपने जो भी नागरिक है उसके उन्नयन के लिए जो भी आवश्यक कदम है उसको उठाने से कभी वो पीछे नहीं हटते हैं। धन्यवाद मोदी जी। इधर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में प्रेस वार्ता कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस कार्यालय तिलक पुस्तकालय बिष्टुपुर में आयोजित किया गया। वहीं प्रेस वार्ता कार्यक्रम को प्रदेश कांग्रेस द्वारा नियुक्त प्रवक्ता संजय पांडे ने संबोधित करते हुए कहा कि हमारे भारत का संविधान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने रचा है। इस संविधान में युवा, महिला, सभी समाज, सभी जाति के लोगों को समाहित कर सभी के लिए बनाया है। वर्तमान में भाजपा सिर्फ 2 लोगों का संविधान चला रही है। आज मूल संविधान पर खतरा आ गई है। इसी उद्देश्य से आगामी 6 मई को रांची में पुराना विधानसभा मैदान के पास धुरवा में सुबह 11 बजे से संविधान बचाओ रैली का वृहत आयोजन किया गया है। रैली में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, विशिष्ट अतिथि महामंत्री केसी वेणुगोपाल, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी के राजू, इमरान प्रतापगढ़ी, कन्हैया कुमार रैली को संबोधित करेंगे। रैली की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश करेंगे। संगठन स्तर पर 24 जिला अध्यक्ष, सभी विधायक, सभी मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक के अलावा संगठन से जुड़े सभी पदाधिकारी, नेता, कार्यकर्ता गणों को आमंत्रित किया गया।
आज कांग्रेस नेताओं के साथ बदले की भावना से ग्रसित होकर हमारे नेता सोनिया गांधी प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में आरोप लगाकर परेशान करने का कार्य कर रही है। हर कदम पर संविधान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रवक्ता संजय पांडे, प्रवक्ता खुर्शीद हसन, जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे, प्रदेश सचिव गोपाल यादव, अतुल गुप्ता, जिला प्रवक्ता राजीव मिश्रा, रंजीत सिंह, विजेंद्र तिवारी समेत और भी लोग मौजूद रहे। वो आने वाले 6 मई को रांची में एक रैली होने जा रही है, संविधान बचाओ रैली। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। आप देखते होंगे कि पिछले 10 सालों से 12 सालों से लगातार केंद्र सरकार किस तरह से संविधान विरोधी काम कर रही है। भारत का जो इतिहास रहा, इतिहास को मिटाने का काम कर रहा, तानाशाही की सरकार चल रही है। जो उनके विचारों का थोड़ा भी विरोध करते हैं तो अपने संस्थाओं के द्वारा, ईडी, सीबीआई और भी जो संस्था है उसके द्वारा किस तरह से लोगों को परेशान किया जा रहा, संविधान को मिटाने का प्रयास किया रहा। बाबा साहब अम्बेडकर जो अधिकार सारे लोगों को देकर गए थे, सारे समाजों को बराबरी का हिस्सा देके गए थे, उसको मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। जो हमारा इतिहास रहा है, बापू का इतिहास रहा है, जिसको देश नहीं पूरे संसार में बापू को माना जाता है, इतिहास से बापू को हटाने का काम किया जा रहा। इन्हीं सब का एक प्रतिशोध के रूप में एक रैली का आयोजन किया जा रहा 6 तारीख को रांची के विधानसभा मैदान में, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के काफ़ी नेता आएंगे। और हम लोगों के लिए, झारखंड वासियों के लिए, सारे कांग्रेसियों के लिए बहुत हर्ष की बात है। उसको संबोधित करने के लिए हमारे सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी, भूपेश बघेल जी, राजेश लिलोटिया जी, कन्हैया कुमार जी और बहुत सारे नेता आ रहे हैं। और उसके बाद उस रैली के बाद प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति की एक विस्तारित बैठक होगी रांची में ही, जिसमें खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शिरकत करेंगे। और आप लोगों को भी हम लोग धन्यवाद देते हैं कि कांग्रेस के विचारों को आप हर दिन, हर समय जिस तरह से लोगों को बीच में ले जाने का काम करते हैं, तो आप भी हमारे एक अंग हैं। हम लोग संविधान को बचाने का प्रयास कर रहे हैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा। जो देश का लोगों को एक अधिकार रहा, उसको बचाने का प्रयास रहा। ये बहुत लंबी लड़ाई है देश को बचाने के लिए। देश की सारी संपत्ति जो गरीबों की थी, जो आम जनता की थी, उसको कुछ निजी हाथों में सौंपने की तैयारी आप नहीं कर सकते हैं, सौंपा जा रहा है। और अगर नहीं रोका जाएगा तो आने वाले 5 सालों में लोगों को कुछ नहीं बचेगा और हम फिर से 1947 के पहले वाली स्थिति में जा रहे हैं। तो इन सब बातों को लेकर एक बहुत बड़ी रैली होगी, उसकी पूरी तैयारी चल रही है। हर जिले में तैयारी चल रही है, पूरे सिंह में तैयारी चल रही है। इन्हीं सब बातों को रखने के लिए, जनता को अपने विचारों को और कांग्रेस के बातों को पहुंचाने के लिए आज हम रांची से चलकर यहाँ पर आए हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार द्वारा एक बार फिर से योगदान देने के मामले पर अपनी नाराजगी जताई है। वहीं रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि रिम्स निदेशक के मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही है। अगली सुनवाई 6 मई को होगी। ऐसे में आनन फानन में डॉक्टर राजकुमार रिम्स में दोबारा योगदान देते हैं और खुद से कई महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उनका मानना है कि डॉक्टर राजकुमार का रिम्स में दोबारा योगदान देना और रिम्स से जुड़े निर्णय लेना अमान्य और असंवैधानिक है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि रिम्स निदेशक स्वास्थ्य विभाग, विभागीय सचिव और सरकार के साथ टकराव का व्यवहार कर रहे हैं। विगत 2-3 दिनों में आप देख रहे होंगे कि जिसका कोई वेट नहीं है, स्वास्थ्य विभाग का एक छोटा सा अंग होकर वो अपने आप को ऐसा पेश कर रहा है कि हम विभाग से टकरा रहे हैं, सेक्रेटरी से टकरा रहे हैं, मंत्री से टकरा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। हम चुप हैं इसलिए क्योंकि कोर्ट का हम आदेश कर रहे हैं, वर्डिक्ट का हम डिसोबे नहीं कर रहे हैं, कोर्ट का हम सम्मान कर रहे हैं। जब कोर्ट ने ये फैसला लिया कि 6 तारीख तक समय दिया गया है, तो 6 के बाद ही हम कुछ बोलेंगे आप लोग को। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कल जो निर्णय लिया गया, तो वो निर्णय नियम संगत नहीं है। नियम जो निर्णय होते हैं जीबी में पास होते हैं। मेरा ये कहना है कि आप लोग से भी आग्रह होगा, आप लोग खुद जानकार हैं, पत्रकार लोग काफ़ी जानकार हैं, नियम संगत आप लोग न्यूज़ चलाएं। बिना जीबी अगर कोई आदेश दे दिया हो तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा ना। अभी आप देखिए कि सारे डॉक्टर्स अभी स्ट्राइक पर हो गए। प्रमोशन का आपने 9 महीना प्रमोशन नहीं दिए। आप कल जबकि आप
कोर्ट ने आपको 6 तारीख तक समय दिया था, स्टे दिया था, अब बेवजह आप चार्ज एज्यूम कर लिए। मतलब जिसको हम लोग अपॉइंटमेंट किए थे उससे आप सलाह भी नहीं लिए, तो ये तो आप नियम का खुलेआम उल्लंघन आप कर रहे हैं। अभी तो आपको चार्ज भी नहीं मिला है, तब तो आप अपने आप से बैठ गए, आप फैसले ले रहे हैं। ये नहीं चलने दूंगा मैं हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे अभी चल रहे हैं और निदेशक अपना कुछ मीडिया में बयान दे रहे हैं। इस तरीके से मीडिया में तो बयान नहीं आना चाहिए कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन जो हम लोगों ने अभी तक पाया है उसमें पाया है कि सिटी स्कैन मशीन जो है लगभग जुलाई अगस्त में ही राज्य सरकार का कैबिनेट से डिसीजन हुआ था और अभी तक कोई खरीदारी का जो इनिशिएटिव होता है वो रिम्स की तरफ से नहीं लिया गया था, डायरेक्टर की तरफ से। और अचानक ही अभी हम आज देख रहे हैं कि अचानक वर्क ऑर्डर उनको प्लेस कर दिया गया, जबकि ये भी चर्चा का विषय है। तो जब 7-8 महीने में आप देख रहे हैं कि बल्कि 9 महीने में कोई निर्णय रिम्स के डायरेक्टर ने नहीं लिया, और जबकि ये कैबिनेट का डिसीजन, तो कैबिनेट के निर्णय के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना समझ में नहीं आया और अचानक एक दिन में इम्प्लीमेंटेशन करना भी समझ में हम लोगों को नहीं आ पाया। इसके अलावा भी हम लोगों ने देखा था कि पिछले बार ही की बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का भी हम लोगों ने देखा है कि जो नियम है, रिम्स का जो नियम है, इसमें नियम में कहता है कि 1 करोड़ से ऊपर का जो भी टेंडर्स होंगे वो बिना वित्त समिति और बिना सक्षम स्तर पर स्वीकृति के नहीं किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे मामले दृष्टांत हम लोग को मिल रहे हैं जिसमें कि हम लोगों ने प्रश्न पूछा भी था लेकिन जवाब नहीं आया कि 1 करोड़ से ऊपर का टेंडर बिना प्रशासनिक स्वीकृति और बिना वित्तीय समिति के कर दिया गया, जो कि वित्तीय नियमों का उल्लंघन है। तो हम लोग इसको देख रहे हैं। तो क्या मनमानी तो चालू आ गए हैं? देखिए, जो है वो तो नियम कानून से ही चलना है, और जो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे नियमों का उल्लंघन का दृष्टांत आया भी है, तो वो दृष्टांत हम लोग रखेंगे एक एक करके, जो सक्षम स्तर होगा वहाँ पे रखा जाएगा। और क्योंकि जो हम लोग बहुत सारे जो रूल्स हैं उसका उल्लंघन है, रेगुलेशंस का उल्लंघन आ रहा है। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस का उल्लंघन तो कोई नहीं कर सकता, कोई भी कानून से ऊपर तो है नहीं, सब लोग कानून के दायरे में ही काम करते हैं। फैसला नियम संगत नहीं है तो क्या उन फैसलों पर रोक है विभाग की तरफ से? विभाग को आ सकती है अभी जो प्रवृत्तियां, यदि नियम के अनुसार आप काम नहीं करेगा तो कार्रवाई तो होगा ना। इधर अक्षय तृतीया हिंदू वसंत का वार्षिक त्योहार है, जो हिंदू धर्म में सबसे शुभ दिनों में से एक है। अक्षय तृतीया पर सोना, चांदी और आभूषण खरीदना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन कीमती धातु की खरीदारी जीवन में सफलता, सौभाग्य और समृद्धि लाती है। अक्षय तृतीया को देखते हुए आदित्यपुर, शेरे पंजाब चौक, दिल्ली रोड स्थित एवं गमरिया दुर्गा पूजा मैदान स्थित न्यू निर्मला ज्वेलर्स में अक्षय तृतीया के मौके पर सुबह से ही ग्राहकों की भीड़ लगी रही। शुद्धता के साथ सोने चांदी के आभूषण में भारी छूट और आकर्षक ऑफर के चलते ग्राहकों ने जमकर खरीदारी की। इसके अलावा यहाँ हर एक खरीदारी पर निश्चित उपहार भी दिया गया। वहीं स्वर्ण व्यवसायी राजू कुमार ने बताया कि ग्राहकों को देखते हुए उनकी सुविधा अनुसार वाजिब दर और आकर्षक ऑफर दिए जा रहे हैं, जिसका लाभ ग्राहक उठा रहे हैं। पहले डरे हुए थे कि रेट ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे तो मार्केट खराब होगा, लेकिन 8 बजे से आज सुबह से कस्टमरों का आवागमन लगा हुआ है और कस्टमरों को देख के लगता है कि उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ा है, रेट का कोई फर्क नहीं पड़ा है और पहले से रेट गिर चुका है, इसलिए खरीदारी अच्छा है, मार्केट भी अच्छा है। और हमारा जो ये शॉप है निर्मला ज्वेलर्स दुर्गा पूजा मैदान गम्हरिया में, तो यहाँ पर एक विशेष प्रकार का ऑफर दिए हुए हैं। एक दिन के लिए चांदी में नो मेकिंग चार्ज है, सोना में 12% मेकिंग चार्ज है, HUID के साथ में है और हर खरीदारी पे एक निश्चित उपहार भी है। अक्षय तृतीया के दिन ही हमारे दुकान का ओपनिंग हुआ था, आज 31 साल हो गया। आज हमारा 4 ब्रांच है, पिता श्री रामचंद्र शर्मा और माता श्री निर्मला देवी, जो माँ के नाम से ही हमारा दुकान है निर्मला ज्वेलर्स। चांदी का सामान बहुत ज़्यादा ही सेल हो रहा है। तृतीया हिंदू सनातन में बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। जैसे धनतेरस में तो हम लोग बहुत तरह की चीज़ें खरीदते हैं, जिसमें धनिया हो गया, सोना आइटम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अक्षय तृतीया ही एक ऐसा दिन होता है जहाँ सोने चांदी के ज्वेलरीज का ज़्यादा महत्व होती है, क्योंकि इसमें कहा जाता है कि आप वो चीज़ को खरीदें जिसका क्षय ना हो। तो
तो अभी के टाइम में देखेंगे सारे लोग जान चुके हैं कि नहीं, हमें सोना चांदी खरीदना ही है। इतना रेट बढ़ने के बावजूद भी लोग इस पे रुझान दे रहे हैं। लोग सोना चांदी खरीद रहे हैं और इस फेस्टिवल को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। इधर झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बुधवार को बिजली की नई दरें जारी कर दी है। यह बिजली दर 1 मई से लागू होगी। आयोग के सदस्य तकनीक अतुल कुमार और सदस्य विधि महेंद्र प्रसाद ने इसकी जानकारी दी। बताया कि घरेलू ग्रामीण उपभोक्ताओं की बिजली दर में प्रति यूनिट 40 पैसे की वृद्धि की गई है। अब ग्रामीण उपभोक्ताओं को 6.30 रुपए प्रति यूनिट की जगह 6.70 रुपए प्रति यूनिट देने होंगे। वहीं शहरी क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं को 20 पैसे प्रति यूनिट अधिक देने होंगे। शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को अब 6.65 रुपए प्रति यूनिट की जगह 6.85 रुपए प्रति यूनिट का भुगतान करना होगा। ओवरऑल बिजली दर में 6.34% की वृद्धि की गई है। इसी तरह कमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए बिजली महंगी हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब प्रति यूनिट 10 पैसे और शहरी क्षेत्रों में प्रति यूनिट 5 पैसे अधिक चुकाने होंगे। इस संशोधन के बाद शहरी कमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दर 6.65 रुपए प्रति यूनिट से बढ़कर 6.70 रुपए प्रति यूनिट हो जाएगी। इसी तरह ग्रामीण कमर्शियल उपभोक्ताओं को 6.10 रुपए प्रति यूनिट के बदले 6.20 रुपए प्रति यूनिट देने होंगे। हालांकि नियामक आयोग ने नई बिजली दर में किसी भी कैटेगरी में फिक्स चार्ज में कोई वृद्धि नहीं की है। सिंचाई कैटेगरी में भी किसी तरह की वृद्धि नहीं की गई है। इसी तरह इंडस्ट्रियल एलटी में 5 पैसे, इंडस्ट्रियल एचटी में 5 पैसे, रेलवे में 20 पैसे, एमईएस में 20 पैसे और अन्य डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी में बिजली दर में प्रति यूनिट 20 पैसे की वृद्धि की गई है। नियामक आयोग के सदस्य तकनीक अतुल कुमार ने कहा कि वितरण के प्रस्ताव व उपभोक्ताओं की आपत्तियों की गहन समीक्षा के बाद नई बिजली दर जारी की गई है। आयोग का मानना है कि उपभोक्ताओं को सस्ती और रिलायबल बिजली मिले। रिलायबल बिजली मिलने पर ही उद्योग टिक पाएंगे। रिलायबल बिजली नहीं मिलने के कारण यहाँ के औद्योगिक टिक्सों सहित अन्य लाइसेंसी की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। पूरे प्रस्ताव को आप लोगों के समझ रख रहा हूं, जिससे कि आप लोग ध्यान से सुन लें, ताकि आप लोग को फिर कोई प्रश्न उसमें पूछना रहे तो बाद में पूछ सके। तो एक बार मैं आपको इसके मुख्य बिंदु सारे बता दे रहा हूं। यह 2025-26 वित्तीय वर्ष का JBNL का टैरिफ आदेश है, जिसका मुख्य बिंदु इस प्रकार है। आयोग ने JBNL का टैरिफ ऑर्डर जारी किया है, जिसमें फिनांशियल ईयर 2023-24 का ट्रू अप, फिनांशियल ईयर 2024-25 का APR और फिनांशियल ईयर 225-26 का ARR शामिल है। स्टेक होल्डर, पब्लिक और स्टेट एडवाइजरी कमेटी की आपत्तियों, टिप्पणियों और सुझावों पर विचार करने के बाद फिनांशियल ईयर 225-26 के लिए टैरिफ अप्रूव किया गया है। दूसरी बिंदु, ट्रू अप पिटीशन में JBNL ने फिनांशियल ईयर 2023-24 के लिए 10,847.70 करोड़ रुपए की ARR की मांग की थी। आयोग ने विवेकपूर्ण जांच के बाद फिनांशियल ईयर 2023-24 के लिए 7,854.64 करोड़ रुपए का ARR की मंजूरी दी है। JBNL ने APR फिनांशियल ईयर 2024-25 के लिए 10,405.84 करोड़ रुपए का और ARR फिनांशियल ईयर 2025-26 के लिए 11,444.90 करोड़ रुपए की मांग की थी। आयोग ने जांचोपरांत फिनांशियल ईयर 2024-25 के लिए 7,981
2.30 करोड़ और फिनंशियल ईयर 2025-26 के लिए 8,980.52 करोड़ रुपए की मंजूरी। जमशेदपुर के बागबड़ा की तड़ी परसुडी एवं गोविंदपुर एवं घोड़ाबांधा समेत पंचायतों को नगर पंचायत अथवा शहरी निकाय क्षेत्र से बाहर किए जाने की मांग तमाम ग्राम प्रधानों ने मिलकर उठाई है। इनके द्वारा एक मांग पत्र जिले के उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा गया है। इनके अनुसार ये तमाम वैसे क्षेत्र हैं जहां अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं और वहां पंचायती व्यवस्था के तहत इनके हितों की रक्षा होती है। लेकिन अगर इन क्षेत्रों को शहरी निकाय में शामिल किया जाता है तो सुविधाओं के नाम पर यहाँ के लोगों से मुद्रा दोहन किया जाएगा जो यहाँ के निवासी देने में सक्षम नहीं है। साथ ही यहाँ मौजूद ग्राम सभा के अधिकारों का भी हनन होने लगेगा, जिस कारण से इन क्षेत्रों को सूची से बाहर करना चाहिए। उपायुक्त महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार को एक ज्ञापन देने जा रहे हैं कि शेड्यूल एरिया में जहां ग्राम पंचायत है उसको सरकार के द्वारा हम लोग पेपर पत्रिका के माध्यम से जानकारी मिला कि उनको जो है ना नगर पंचायत या नगर निकाय में शामिल करने का मामला चल रहा है। इसलिए हम लोग जो है ना चाह रहे हैं या उस क्षेत्र के लोग भी चाह रहा है कि हम लोग नगर निकाय नगर पंचायत में नहीं रहकर हम लोग पंचायत क्षेत्र में ही रहने दिया जाए। इसी को लेकर के हम लोग आज जो है ना ज्ञापन देने जा रहे महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को। मांग यही है, हम लोग पंचायत क्षेत्र में ही रहना चाहते हैं, हम लोग नगर निकाय में, क्योंकि उस क्षेत्र में है गरीब दबे कुचले लोग या वैसे बने आदमी लोग रहता है जो नगर निकाय में रहने से उनको जो है ना जो आर्थिक या आत्मसम्बल जो पंचायत में हो रहा है वो नहीं हो पाएगा। इधर जमशेदपुर में जिला भाजपा ने अबुआ आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब लाभुकों को सस्ती दर पर बालू उपलब्ध कराने की मांग को लेकर जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिसेनानंद गोस्वामी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। भाजपा नेताओं ने कहा कि वर्तमान में जमशेदपुर क्षेत्र में बालू का टेंडर नहीं हुआ है, जिससे निर्माण कार्यों में बाधा आ रही है। इसका सबसे ज्यादा असर उन गरीब परिवारों पर पड़ रहा है जो अबुआ आवास या प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अपना घर बना रहे हैं। उन्हें न केवल महंगे दर पर बालू खरीदना पड़ रहा है बल्कि अवैध तस्करी के कारण समय पर उपलब्धता नहीं हो पा रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। भाजपा नेताओं ने कहा कि वर्तमान में जमशेदपुर क्षेत्र में बालू का टेंडर नहीं हुआ है, जिससे निर्माण कार्यों में बाधा आ रही है। इसका सबसे ज्यादा असर उन गरीब परिवारों पर पड़ रहा है जो अबुआ आवास या प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अपना घर बना रहे हैं। उन्हें न केवल महंगे दर पर बालू खरीदना पड़ रहा है बल्कि अवैध तस्करी के कारण समय पर उपलब्धता नहीं हो पा रही है। साथ ही ज्ञापन में यह भी मांग की गई है कि प्रशासन बालू के अवैध तस्करी पर सख्त कार्रवाई करे ताकि बालू माफिया पर लगाम लगाई जा सके और आम जनता को राहत मिले। हम लोग भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर और सिंहभूम जिला ग्रामीण के नेता लोग, दोनों जिला अध्यक्ष हैं सुधांशु झा जी, श्री चंडीचरण साहू जी और सभी प्रमुख नेताओं के साथ उपायुक्त कार्यालय में उपायुक्त जी से मिले। हम लोगों ने दो प्रमुख बातें किया। पहली बात तो यह है कि पूरे ज़िले में पीएम आवास, अबुआ आवास और घर बनाने के लिए बालू की किल्लत है। बालू मिल ही नहीं रहा है और बहुत महंगे दामों पर बालू मिल रहा है। कोई अगर स्वर्णरेखा नदी के तट पर रहने वाले गांव के लोग बालू निकालते हैं ट्रैक्टर से तो थाना वाला उसको पकड़ करके केस करता है, लेकिन विसंगति ये है कि गांव के लोगों पर तो केस होता है, लेकिन रात के अंधेरे में सैकड़ों हाईवा वहां से बालू तस्करी करके जमशेदपुर और रांची आ रहा है, उस पर कोई मुकदमा नहीं होता। वहाँ स्टोरेज हो रहा है, माइंस विभाग जाती है तो अज्ञात के नाम से केस होता है। तो जो छोटा किसान है, छोटा जो ये करता पीएम आवास बनाता है, वो ट्रैक्टर से निकलता, ट्रैक्टर वालों पर तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो बड़े संख्या में बड़े पैमाने पर तस्करी हो रहा है उस पर कार्रवाई नहीं होती। स्वर्णरेखा नदी करा रहा है। तो हम लोग दो मांगे हैं। एक तो सस्ते दरों पर सरकार अबुआ आवास, पीएम आवास
और निजी काम के लिए घर बनाने हेतु बालू मुहैया कराए सस्ते दाम। इधर जमशेदपुर के बिष्टुपुर के बेलडी चर्च स्कूल में आयोजित पेरेंट्स मीटिंग को लेकर उहापोह की स्थिति देखने को मिली। दरअसल स्कूल द्वारा सुबह 8:30 बजे का समय दिए जाने पर अभिभावक अपने बच्चों के साथ समय पर स्कूल परिसर पहुंचे, लेकिन स्कूल का गेट बंद मिला। बाद में स्कूल की ओर से बताया गया कि मीटिंग सुबह 10 बजे से होगी, जिससे अभिभावकों में असंतोष फैल गया। वहीं गेट के बाहर खड़े अभिभावकों ने बताया कि जब मीटिंग के लिए समय निर्धारित किया गया था तो स्कूल प्रबंधन को कम से कम उन्हें स्कूल परिसर में बैठने की व्यवस्था देनी चाहिए थी। कई अभिभावक छोटे बच्चे को लेकर आए थे और उन्हें भी तेज धूप में गेट के बाहर इंतजार करना पड़ा। अभिभावकों को इसे स्कूल प्रबंधन की लापरवाही और असंवेदनशील रवैया बताया। वहीं अभिभावकों का कहना है कि वे दफ्तर, व्यवसाय और घरेलू जिम्मेदारियों को छोड़कर स्कूल पर पहुंचे थे, लेकिन देर से शुरू होने वाली मीटिंग और बाहर इंतजार करने की मजबूरी ने उन्हें परेशान कर दिया। वहीं उन्होंने सवाल उठाया कि अगर पूरा दिन स्कूल में ही रहना पड़ा तो अन्य जिम्मेदारियों का क्या होगा। कुछ अभिभावकों ने यह भी आरोप लगाया कि स्कूल प्रबंधन हर साल मोटी फीस वसूलती है, लेकिन बुनियादी व्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं देते। उन्होंने कहा कि इतने छोटे बच्चों और उनके माता पिता को धूप में खड़ा करना न केवल असम्मानजनक है बल्कि मानवता के भी खिलाफ है। वहीं अभिभावकों ने प्रशासन से भविष्य में ऐसी लापरवाही न दोहराने की मांग की है। 8:30 बजे से 10 बजे तक का मीटिंग का टाइम दिया गया था, लेकिन अभी जो है तो 8:30 के बाद ये लोग गेट बंद कर दिए हैं। पेरेंट्स सब बाहर बेकार खड़े हुए हैं। पेरेंट्स के पास कोई काम धाम नहीं है, सब अपना बेकार इंसान है। यहाँ पे पेरेंट्स जितने सब बेकार हैं, उनको कोई काम नहीं है। इन्हीं लोग को एक काम है जो कि लोग टाइमली एकदम गेट बंद कर दिए हैं और उसके बाद जो है तो कुछ रिस्पांस नहीं है। बोलने से बोलते हैं 10 बजे के बाद गेट खुलेगा, तो जब 10 बजे गेट खुलेगा तो आपको 8:30 बुलाना नहीं चाहिए था, आपको 10 बजे सबको बुलाना था। लेकिन आप 8:30 से 10 बजे का टाइम दिए हुए हैं और उसके बाद जो है तो आपको गेट बंद कर दे रहे हैं। पेरेंट्स जो तो धूप में खड़े हैं। मेरा नाम शाहिद अहमद बात है सर, हम लोग पहले से ही कल ही हम लोग मैसेज डाल चुके थे सारे ऐप्स में और वेबसाइट में भी आप देख सकते हैं ये मैसेज गया है। कल 2 स्लॉट्स में हमारा मीटिंग का शेड्यूल था और पेरेंट्स को कहा गया था कि 8:30 बजे जो फर्स्ट स्लॉट है उसमें रोल नंबर भी डिवाइड कर दिया गया था कि रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 30 तक फर्स्ट स्लॉट में आए, जो कि 8:30 बजे शुरू होना है। गेट हमारा 8:20 गेट खुल गया था, पेरेंट्स लोग को अलाउ किया गया था और गेट हमारा क्लोज हुआ है 8:45 बजे, यानी 8:45 में हमारा फिर गेट क्लोज हुआ है, क्योंकि जो पेरेंट्स लेट आ रहे हैं वो लोग मीटिंग जब एंड होने के समय में आ रहे थे और बीच में घुसेंगे तो डिस्टर्बेंस होगा, इसीलिए उनको रिक्वेस्ट किया गया कि आप लोग फर्स्ट स्लॉट वाला आप लोग मिस कर गए हैं तो आप लोग सेकेंड स्लॉट वाले में जाइए। सेकेंड स्लॉट वाले का 10 बजे मीटिंग शुरू होना था और हमारा गेट्स यहाँ पर 8:40 को 9:40 को खोल दिया गया था। गेट पे कुछ हंगामा भी हुआ है। गेट में पेरेंट्स जो लोग लेट आए थे, पेरेंट्स जो टाइम पर नहीं पहुंच पाए हैं, वो लोग मतलब वेट कर रहे थे अपना गेट खुलने का सेकंड स्लॉट के लिए। आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।